नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो उसमें हम लोग ग्रेविटेशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज क्या शुरू होगा? आज शुरू होगा मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ का मास और अर्थ का क्या डेंसिटी वो निकालना सीखेंगे। कैसे अर्थ का मास निकाल सकते हैं, कैसे डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। तो हम लोग के पास जो स्मॉल जी का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ है। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है? जी क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ से अगर हम m का वैल्यू निकालने जाएँ, क्योंकि m निकालना अपने को, तो क्या लिखेंगे? जी आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल जी। तो जब सारा वैल्यू पुट करेंगे, जी अपने को मालूम है 9.8, रेडियस 6400 किलोमीटर, जी 6.6 इंटू 10⁻11। जब सारा वैल्यू पुट करेंगे तो जो अपने को मास निकल के आएगा वो आएगा 6 इंटू 10⁻24 kg। तो ये जो मास है ये मास ऑफ अर्थ है। तो यही अपना रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसके लिए? मास ऑफ अर्थ के लिए। अब अपने को क्या निकालना? डेंसिटी निकालना। अगला टॉपिक है अपना डेंसिटी निकालने के लिए। तो डेंसिटी का जनरल फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का जनरल फार्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया? 6 इंटू 10⁻24। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर कहने का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ का क्यूब। अब रेडियस ऑफ द अर्थ का अगर हम लोग क्यूब निकालने जाएंगे तो क्या आने लगेगा? 6400 किलोमीटर का क्यूब। तो 64 को 3 बार। अभी तो ये किलोमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। हमको निकालना 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो वो 3 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा। 1 2 3 इतना मीटर। अब इसको 10 टू द पावर में लिखने जाएंगे तो 10 टू द पावर 6 लिखेंगे मीटर में। मतलब क्या हो गया? 6400 किलोमीटर को अगर हम मीटर में लिखने जाएंगे तो लिखेंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब है तो 4/3 हो गया, पाई हो गया आर क्यूब। आर मतलब इसका क्यूब लेना अपने को। तो 6.4 को 3 बार लिख दो और आर क्यूब मतलब इसका क्यूब, तो 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। 10 टू द पावर 18 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -18 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे को अगर सॉल्व कर लें और यहाँ से भी डेसिमल हटा लेते हैं, तो जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? नीचे में 10, 3 बार 10 तो मतलब 1000 भी ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -21। कुल मिला के समझ आए क्या बोलना चाह रहे हैं हम? जैसे ये मिला अपने को अभी फ़िलहाल, यहाँ से डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे, वो 10 1000 होगा। यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10 होगा ना, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10 1000 होगा। वो 1000 भी ऊपर अगर जाएगा, जैसे हम तुम लोगों को सिंपल बताते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, डेसिमल हटाए 10 लिख दिया, डेसिमल हटाए 10 लिख दिया, डेसिमल हटाए 10 लिख दिया। ठीक है, इतना तो समझ आया होगा। ठीक, अब क्या होगा? जैसे ये जितना डिनोमिनेटर वाला पार्ट है सबको हम ऊपर भेजेंगे ना, सब ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो क्या लिखेंगे? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर -18। ठीक, इंटू अब ये सब आएगा 3, 7 और 1000। 3 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 3 ये आएगा। अभी जब 10 टू द पावर 3 यहाँ पे आएगा तो क्या इसको हम बस ऐसे ही लिखेंगे 10 टू द पावर 3 की -3 आएगा? सोच के देखो, 10 टू द पावर 3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला जो चीज़ है हम अगर इसको यहाँ लेके जाते तब माइनस लिखते, मतलब एक स्टेप ऊपर लेके जाते, इन्वर्स करते तब माइनस, फिर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हट जाएगा। मतलब इस 10 को इसके बगल में लिखते तो माइनस में आता, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हट जाएगा। तो इसलिए कुल मिला के जो था वही लेके गए हम लोग। अपॉन में 4 इंटू 22 इंटू 64 3 बार, ये अपने पास निकल गया है। अब इसको सॉल्व करना है तो ये 24 है, 27 हो जाएगा, 27 में 18 गया तो 9 बचेगा। 6 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 9 और अपन में वो सब नंबर बचा हुआ अपने पास। वो सब नंबर कौन सा नंबर? ये 4 है, 22 है, 64 है, 64 है, 64 है। ठीक है, ये बचा हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद जो अपने पास वैल्यू निकल के आएगा वो ये निकल गया 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक, वैसे यहाँ कैसे किया है? तो यहाँ ऐसे किया है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो क्या वो हम बताते हैं, ये जो क्या वो बता, ये तो हम लोग सारा वैल्यू रखे के यहाँ क्या किया है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम।
इंटरचेंज कर देंगे तो डेंसिटी वॉल्यूम मास हो जाएगा। ठीक, अब सारा फार्मूला पुट करेंगे तो डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, और मास की जगह पे ये जो ऊपर हम लोग अभी मास का वैल्यू निकाले थे, क्या निकाले, जी आर स्क्वायर जी, तो यहाँ हो जाएगा जी आर स्क्वायर जी। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब, तो केवल एक आर बचा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसको जब अरेंज करेंगे तो डेंसिटी क्या लिखेंगे हम लोग, तो जी मतलब 9.8 इंटू 3 आ जाएगा इधर, पाई अगर 22/7 है तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया, 22/7 का 7 आ गया। अपॉन में क्या बचेगा, तो अपॉन में बचेगा 4/22 और जी का वैल्यू, जी और आर का वैल्यू, तो जी है 6.67 इंटू 10⁻11 और आर है अपने पास 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। कुल मिला के ये बच रहा है अपने पास यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास फिर से आंसर आ जाएगा। देखो 10⁻11 है, 10⁻6 है, 10⁻5 बचेगा, -5 ऊपर जाएगा, 10⁻5 बचेगा, तो 9.8 इंटू 21 इंटू 10⁻5 अपॉन में क्या बच रहा है, 4 है, 22 है, 6.67 है और 64 मतलब 6.4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भी अपने पास यही आंसर निकल के आएगा। तो ये क्या है अपने पास 5.5 इंटू 10⁻3 kg मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो कुल मिला के हम लोग मास ऑफ अर्थ भी निकाल लिए, डेंसिटी ऑफ अर्थ भी निकाल ली। तो कैसे निकाल ये पता चल गया होगा तुम लोगों को। ठीक, सिंपल था, ये आता नहीं वैसे, लेकिन हम बता दिए प्रोसेस के कैसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देख लिया जाए कि भाई जब कोई चीज़ रखा हुआ है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोजीशन के वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ क्या बात होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कौन सा वर्क, एक्सटर्नल वर्क, इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। कुल मिला के सिंपल ये क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, क्या करने में, किसी एक बॉडी को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे ले आने में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आया बात, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किसी एक बॉडी को इनफाइनाइट से उस ग्रेविटेशनल फील्ड में ले आने के लिए जो हम वर्क डन कर रहे हैं, उसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट मास। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये तो मार्कर हो गया, वर्क डन पर यूनिट मास, ये हो जाएगा अपने पास पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब वर्क डन कौन सा, एक्सटर्नल वर्क डन, तो ये वर्क डन कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल वर्क डन होना चाहिए। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे ये बी पॉइंट था, बी इनफाइनाइट पे था और वहाँ पे एम मास था। इस एम मास को जब हम बाहर से वर्क करके इस ए पॉइंट पे लाए हैं, तो इनफाइनाइट से इस ए पॉइंट पे ले आने में जो हम वर्क किए हैं, उसी वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल। तो वर्क डन पर यूनिट मास को ही हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। अब देखो यहाँ लिखा है VA माइनस VB, कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, कि भाई यहाँ पे कुछ पोटेंशियल था, यहाँ कुछ पोटेंशियल, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो मेरा वर्क डन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर वो बॉडी था इसके इनफाइनाइट पे, तो हम कह देंगे कि भाई उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था उस समय, लेकिन जब हम उसको लिखें तो कुल मिला के इस समय कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, मतलब VB का वैल्यू क्या था, 0। तो इसलिए VA का फॉर्मूला क्या जाएगा, W/m। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ W/m। ठीक, सिंपल है। आगे कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज एट इनफाइनाइट इट्स ग्रेविटेशनल, देखो वही बात कर दिया जो भी हम बोले, इट इज़ कॉल्ड जीरो लेवल। तो मतलब इनफाइनाइट पे है तो जो उसका वो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एल पार्टी को हटा के हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू W/m, और ये W कैसा है, एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला आ गया। अब कह रहा है कि लेट बी इज एट इनफाइनाइट वेयर m इज केप्ट। देन कह रहा है कि यही वही चीज़ है, इतना बड़ा झमेला बना के रखा है, कोई दिक्कत है नहीं, जो भी हम लोग ऊपर देखे वही चीज़ आया है यहाँ पे। अब इसके बाद ये एरो देखो, ये वाला जो एरो गया है, मतलब ये नेक्स्ट पेज के बारे में बात कर रहा, तो देखा जाए पहले। और ये भी बोल रहा है कि देयर शुड नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए जब हम लोग लेके आ रहे हैं। तो मतलब एकदम आराम से लेना, अगर हम ऐसे लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि वेलोसिटी हो गया तो काइनेटिक एनर्जी, तो उसको एकदम प्यार से लेके आना है ताकि वेलोसिटी टेंड्स टू 0 हो। तो उस केस में उसके पास केवल क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। अब वो जो एरो है वो एरो ही आया है, देख लो आया ना इधर से। तो इसी एरो को पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर वहाँ चलेंगे हम लोग। तो ये ऑल्सो वी नो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं
कि जब कभी कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस ऑफ वर्क डन रहेगा। और वो भी कौन सा वर्क डन, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। ठीक है, ये कब होता है, जब कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग बात करने लगेंगे तो माइनस ऑफ वर्क डन हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा यू मतलब क्या, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करने का मतलब क्या, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। और ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। CIF का मतलब कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। और ये इसको अगर हम रिलेट करना चाहें तो ये कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे। तो जब कभी भी अगर हमको चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा जो हम लोग निकाले थे, वो ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ वर्क डन करके। अब कह रहा है कि अगर इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी पे हो जाएगा देन पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनल जो अपने पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर हो जाएगा। कब, व्हेन uy इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर पहला मतलब जो पॉइंट है जहाँ से हम वर्क डन शुरू कर रहे हैं वो अगर इन्फिनिटी पे है तो केवल जो हमारा वर्क डन आएगा वो सारा उसको दूसरे पॉइंट तक ले आने में ही चला जाएगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर। ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इतना समझ आया होगा। अब एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन किस चीज़ का, तो इसी चीज़ का एक्सप्रेशन है, लेकिन ये क्या था इसको भी देख लिया जाए। इसको ही डिस्कस कर लेते फिर आगे देखते हैं। वैसे तो क्रॉस लगा हुआ है लेकिन देख लेते हैं क्या है ये। तो कह रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास m अपने को निकलना। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास कैपिटल M। ये कैपिटल मास m है, एक स्मॉल मास m है, जो दोनों के बीच का दूरी r है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा G(m)/r²। अब अपने को निकालना है पोटेंशियल। तो ये क्या होता है, F/m। ये क्या है, एक तरह से पर यूनिट जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोल देंगे। जैसे होता है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग बोल देंगे फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स क्या अपने पास G(m)/r² और साथ में स्मॉल m, ये खत्म। तो कुल मिला के जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा G(m)/r²। अब ये बताओ कहीं पे भी ये स्मॉल m पे डिपेंड कर रहा है क्या, कहीं स्मॉल m पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब जो स्मॉल मास है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर निकालना है तो हमको केवल कैपिटल M से मतलब है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो हम अर्थ के लिए बात करें, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ का अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना तो क्या स्मॉल मास पे डिपेंड करेगा, नहीं डिपेंड करेगा, केवल वो अपने मास पे डिपेंड करेगा। अगर हमको सैटर्न के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो क्या उसके ऊपर जो चीज़ हम रखें उस पर डिपेंड करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड, नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि वो केवल अपने मास पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि अपने पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला आया वो है G(m)/r²। समझ आया बात, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ वही कहानी लिखा कि हेयर वी कंक्लूड दैट इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। तो जो इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड का किसी पॉइंट पर किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पॉइंट पे। तो कुल मिला के अगर हम बात करने जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे वो स्मॉल g के साथ रिलेट करा। अब कैसे स्मॉल g के साथ रिलेट करा, अभी देखो यही वाला फॉर्मूला हम ऊपर देखने जाएंगे, G(m)/r²। तो कुछ दिखाई देगा तुम लोगों को, ये देखो G(m)/r²। तो G(m)/r² किसके बराबर है, g के बराबर है। तो वही बात यहाँ कर रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किसके बराबर होता है, तो ये जो E है या फिर ये जो Gm² है उसको हम क्या बोल देंगे, स्मॉल g। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। ठीक है, तो कुल मिला के हम बोल क्या रहे हैं कि हमको अगर स्मॉल g का वैल्यू निकालना, हमको ये निकालना है कि मार्स पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी मास को, किसी भी छोटे मास को वो प्लैनेट या फिर वो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो अर्थ जो है, अर्थ हम लोगों को अपने पास कितने फोर्स से खींच रहा है, ठीक है, वही हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या फिर हम ऐसा कह लें कि मार्स पे जब हम लोग जाते हैं या मून पे हम लोग बात करते हैं, तो मून पे बोलते हैं कि अर्थ से 1/6 है ग्रेविटी वहाँ पे। तो ये जो ग्रेविटी है उसी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल दे रहे हैं तो वही क्या होता है, ग्रेविटी होता है कि भाई वहाँ पे कितना ग्रेविटी है। जैसे मान लो अभी हम लोग अर्थ पे हैं तो ज़मीन पे खड़े आराम से चल पा रहे हैं, लेकिन क्या यही हम मून पे चले जाएंगे या मार्स पे चले जाएंगे तो इतने आराम से चल पाएंगे, तो इतने आराम से नहीं चल पाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी अलग है। ग्रेविटी अलग होने का मतलब क्या हो गया कि जो अर्थ है या फिर जो प्लैनेट है वो
हम लोगों को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रहा है, तो वो वहाँ पे अलग है। तो 1/6 है, तो अगर हम वहाँ से थोड़ा सा जंप करेंगे ना तो बहुत हाई तक जाएंगे, क्योंकि अर्थ हमको खींचेगा ही नहीं, मून हमको खींचेगा ही नहीं वहाँ पे। या फिर जब मार्स पे चले जाएंगे तो मार्स पे भी ग्रेविटी अलग होगा, वहाँ पे भी अगर हम जंप करेंगे तो बहुत हाई जाएंगे, क्योंकि जो मार्स है वो हमको अपनी तरफ खींच ही नहीं रहा। तो इस वजह से वहाँ पे ग्रेविटी अलग है, यहाँ पे ग्रेविटी अलग है, हमको ग्रेविटी ही निकालना है। तो कुल मिलाकर अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल देंगे तो हम ग्रेविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कंक्लूजन है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए जो जो मेहनत करना देख लिया जाए। सबसे पहले एक मास m1 है ए पॉइंट पे, मास m2 है बी पॉइंट पे, और इस मास m2 को कहाँ से हम लोग ले आ रहे हैं, इनफाइनाइट से ले आ रहे हैं, इनफाइनाइट से इस बी पॉइंट पे ले आके आ रहे हैं, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट से लेके आए चाहे बी पॉइंट पे रखें, तो इन दोनों के बीच में, मतलब ए और बी पे जो मास है उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रखा है, जैसे हम पहले यहाँ से लेके आए, तो यहाँ से यहाँ का दूरी क्या था, इनफाइनाइट था। जब उसको हम यहाँ से यहाँ लेके आए हैं तो इन दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक। तो अब हम जब इसको ले के आ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट से जब हम उसको ले के आ रहे हैं, तो किसी एक्स डिस्टेंस पे हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। समझ आए क्या सिचुएशन क्या है। दो मास है, एक मास ए पॉइंट पे रखा हुआ है, एक मास इनफाइनाइट पे है। उस इनफाइनाइट वाले मास को हम बी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट वाले मास को बी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो किसी एक रैंडम पॉइंट पे, किसी एक रैंडम जगह पे जो ए से एक्स दूरी पे है, वहाँ पे हम उसका पोटेंशियल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको बी पे लेके आके रख देंगे, तो वहाँ पे उसका पोटेंशियल, मतलब बी पे जब ले आकर रख दो तो उन दोनों के बीच का दूरी आर हो जाएगा। और इस पूरे सारे सिचुएशन में इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता होगा, क्योंकि भाई दो मासेस है तो दोनों मासेस के बीच में क्या लगना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना। अब पहला बात, वर्क डन इन ब्रिंगिंग m1 इनिशियली, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई हम किसी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे। जब किसी के अगेंस्ट ही काम नहीं कर रहे तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक। क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन करना हमको, और एक्सटर्नल वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट होना चाहिए, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। अगर फिर हम लोग बात करने लगे वर्क डन सेकेंड के बारे में, वो सेकेंड क्या आने लगेगा, देखो यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो इसलिए यहाँ G1 G2 लिखा है। तो पहला वर्क डन, फिर ये ग्रेविटी के अगेंस्ट दूसरा वर्क डन, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से कहाँ लेके आ रहे हैं, आर तक लेके आ रहे हैं। जैसे क्या हुआ, सबसे पहले ऐसा समझो कि ये पूरा सिचुएशन खाली है, कुछ है नहीं, एक ही मास है अपने पास। तो एक ही मास है अपने पास, उस मास को हम कहीं इधर उधर टहलाएंगे तो जो अपने पास वर्क डन रहेगा वो जीरो रहेगा। क्यों वर्क डन जीरो है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी के अगेंस्ट काम नहीं करें। और अभी हम लोग देखें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, माइनस ऑफ वर्क डन है। माइनस ऑफ वर्क डन मतलब हमको किसी के अगेंस्ट काम करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम करना है। ये जो एक्सटर्नल वर्क डन है, जैसे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहा है लेकिन मेरा फोर्स ही नहीं लग रहा। तो जब फोर्स ही नहीं लगे तो वर्क डन कहाँ होगा, फोर्स कब लगेगा, जब यहाँ पे कुछ एक एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मतलब जो हमको कुछ रोकने का काम करेगा, तभी तो हम उसके अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ किसी का अगेंस्ट फोर्स लग ही नहीं रहा, एक मास है उसको हम ऐसे ही टहला घुमा रहे हैं, मेरा कोई फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है जिसके अगेंस्ट हम काम करें, इसलिए मेरा कोई फोर्स नहीं लग रहा, आराम से घूम रहा है, ठीक है। तो जब आराम से घूम रहा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मान लो ये इनफाइनाइट पे कहीं पे भी था, इसको हम यहाँ लेकर रख दिए। अब क्या करें, एक और मास है अपने पास, ये मास अपने पास ए था, ठीक है, इसको हम यहाँ से यहाँ लेके रख दिए। तो अब ए मास यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक। अब अपने पास कोई दूसरा मास है, ये मास यहाँ पे फिक्स हो गया। अब कोई अपने पास दूसरा मास है, बी मास, ठीक है, ये बी ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ इसके पास हम लेके आना चाहेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब दो मासेस हो गए, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जो फोर्स अप्लाई करेगा तो हमारा जो वर्क डन होगा उस फोर्स के अगेंस्ट ही तो होगा। तो इसलिए वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेस है। और हम इसको अब कहाँ से कहाँ ले आ रहे हैं, तो इस इनफाइनाइट पॉइंट से इन दोनों के बीच का दूरी आर पे लेके आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट से इस आर पॉइंट पे ले आने के लिए जो वर्क डन है वही वर्क डन यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन इनफाइनाइट से आर, फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा G m1 m2 r स्क्वायर, और आर होगा कि किसी एक पॉइंट पे निकाल रहे हैं x, तो x स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगेंस्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सारा समझ आ रहा है, हम अगेंस्ट में फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी है, तो ये इसको रोकेगा ना भाई,
तो अगेंस्ट में हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ेगा तो माइनस लगा दिए। फोर्स का फॉर्मूला G(m1m2 r²), लेकिन r नहीं निकाल रहे क्योंकि हम यहाँ पे नहीं कैलकुलेट कर रहे, चाहे हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करें, हम एक किसी x दूरी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी x दूरी पे कैलकुलेट करें तो दूरी क्या हो जाएगा, x, तो ये हो गया वर्क डन, ठीक। इनफाइनाइट से r ले आने के लिए माइनस बाहर हो जाएगा, g बाहर हो जाएगा, m1m2 बाहर हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा, तो 1/x² मतलब bx, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट से r, ठीक है। तो 1/x² का जब हम लोग करेंगे तो x⁻², 2 माइनस, तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो कुल मिला के बचेगा अपने पास G(m1m2 1/x और इनफाइनाइट और r, ये बचना है। वैल्यू पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट को कुछ लेना देना नहीं है, तो केवल हम लोग को कौन सा पार्ट लेना देना, G(m1m2 r वाला। तो ये आ गया अपने पास वर्क डन। कब कर रहे हैं ये वर्क डन, तो ये वर्क डन तब है जब हम लोग 2 मासेस के लिए बात करें, ठीक है। तो दूसरे मास को ले आने में वर्क डन। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो माइनस वर्क डन बाई ग्रेविटी 1 प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी 2, ठीक है। तो माइनस ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अपने पास G(m1m2 r। तो कुल मिला के जो रिजल्ट आने लगेगा वो अपने पास क्या आएगा, G(m1m2 r। ये कब आया, जब अपने को पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट निकालना है, ठीक है। मतलब ए मास को ले आकर रख दिए, अब दूसरे मास को जब हम लेके आ रहे हैं तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको अगर हमको बताना तो क्या हो जाएगा, G(m1m2 r। यही चीज़ अगर हम लोग बात कर ले, यही चीज़ अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बोलेंगे तो G(m1m2 r² होता है। लेकिन यही चीज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बोलते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या बोलेंगे, G(m1m2 r। ये क्यों हुआ पता चल गया, सारा डेरिवेशन हम लोग कर लिए। माइनस क्यों लग रहा है ये भी पता चलेगा क्योंकि अगेंस्ट में हम लोग वर्क डन करें। पहला रैंडम टहलाते घुमाते लाए तो 0 था, दूसरा जो हम लोग टहलाते घुमाते ला रहे हैं उसके अगेंस्ट हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, माइनस ऑफ G(m1m2 r। अब देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पे किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो यहाँ पे जिन जिन बातों का ख्याल रखना वो देख लीजिए। सबसे पहले नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बताता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी का किस वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आर हम लोग बढ़ाएंगे मतलब दूरी बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब कह रहा है कि ये कहाँ से हो गया, आर अगर हम लोग बढ़ा रहे तो पोटेंशियल बढ़ कैसे रहा, क्योंकि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, यहाँ गलत रिलेशन दे रखा है। कह रहा है कि इफ़ u इज इक्वल्स टू 0 ओनली व्हेन r इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अगर r को इनफाइनाइट कर देंगे तो u हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये रिलेशन गलत है वैसे। यहाँ हम बोलेंगे r अगर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इन्वर्स वाला रिलेशन है। अगर r बढ़ेगा तो u घटेगा, और u r घटेगा तो u बढ़ेगा, तो इन्वर्स रिलेशन है वाला। हाँ, और यहाँ 0 कब आएगा, पोटेंशियल 0 तब आएगा जब r को क्या ले लेंगे, इनफाइनाइट ले लेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट ख्याल रखने वाला क्या है, तो फॉर 2.r1, 2 पॉइंट दे रखा r1 और r2 टू द पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस केस में जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, G(m1m2 r1 माइनस G(m1m2 r2। दोनों को अलग अलग पोजीशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। और कह रहा है कि अगर इस r1 को रेडियस ऑफ द अर्थ मान लो और r2 को rth, दैट इज हाइट अबव द अर्थ सरफेस। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये हो गया अपना अर्थ, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, अलग पेन से बता देते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तब हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला, तो एक पोटेंशियल यहाँ निकालेंगे, एक यहाँ निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो अब लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि डेल्टा u इज इक्वल्स टू G(m)(r माइनस G(m)(r+h, यही होगा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले ले, तो ऊपर का जो पार्टी है वो कॉमन आ जाएगा, तो G(m)(m) कॉमन 1/r माइनस 1/r+h। अब इसको सॉल्व कर लें अगर हम लोग, r+h माइनस r, और यहाँ बचेगा अपने पास
आर आर प्लस एच, ठीक है। यहाँ है जी एम एम, तो कुल मिला के आर से आर कैंसिल, तो जी एम एम एच अपॉन में, अच्छा ये थोड़ा अलग तरीके से क्या, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके, तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 के साथ लिखना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट वाला जो चीज़ है उसको 1 के साथ लिखना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे जी एम एम अपॉन में आर को कॉमन ले लेंगे, तो जब आर को कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आर आर प्लस एच, ठीक है। ये बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए हमको ऐसे लिखना पड़ता है 1 माइनस में समथिंग, ताकि ये वैल्यू छोटा हो जाए। अब यहाँ पे भी क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो कैसे अरेंज करेंगे, जी एम एम आर 1 माइनस 1 यहाँ बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आर से डिवाइड, तो एच अपन में आर, ठीक है, ये मिल गया। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा जी एम आर 1 माइनस, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एच अपन में आर टू द पावर -1, ठीक है, ये मिलेगा अपने को। अब क्या यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का जब इस्तेमाल करने के बाद क्या मिलेगा, जी एम एम आर, इसको लिखेंगे 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एच अपन में आर, तो सीधा पावर को हटा दी। अब क्या हो जाएगा, जी एम एम आर, ठीक, ये और ये, तो ये दोनों कैंसिल, तो केवल बचेगा एच अपन में आर। जैसे क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ये हो गया, ठीक, और माइनस जब हटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, कल बचेगा प्लस का एच आर, तो एच अपॉन में आर। तो कुल मिला के ये जो आने लगा अपने पास, क्या आने लगा, जी एम एच अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया। किसका पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम लोग किसी एक पॉइंट को ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रखें और दूसरे को अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ रखें, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग रिलेट करने जाएँ, तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, तो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये जो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर है, इस पार्टी को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आने लगेगा उसको रीअरेंज करके एम जी एच लिख देंगे क्या, तो यही तो हो गया एम जी एच, और ये हो गया अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। तो एम जी एच अगर सिंपल रिलेट करने जाए, सिंपल कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर यहाँ पे हम रखें हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी, क्योंकि एच तो है ही नहीं यहाँ पे, तो एम जी, ठीक। अगर हम किसी केस में यहाँ लेके चले जाएँ, तो इस केस में यहाँ से हम यहाँ लेके गए, तो नीचे की तरफ एक लगने वाला फोर्स है, वो फोर्स है एम जी, और कितना हाइट पे लेके गए, एच हाइट पे लेके गए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, एम जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी होता है ड्यू टू पोजीशन होता है, और उसी चीज़ को हम लोग पूरा डिराइव करके, मतलब दो ऑब्जेक्ट दो पॉइंट को डिराइव करके एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि एम जी एच भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बात होगा, तो उसके बाद बात हो जाएगा ये वाला कि अगर हम लोग बात करने जाएंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, तो वो माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करेंगे तो प्लस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है। इतना बात हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसके बाद आता है बात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। अभी जो हम लोग बात किए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, अब हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। इसको देख के आज का वीडियो बन गया था, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये। तो अब हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ये भी कट है वैसे, सारा सब तो कटे हैं। The gravitational at point in the gravitational field of the earth is defined as the amount of work done in bringing a body with mass from infinite to that point for earth। अब ये जो भी बात होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में अर्थ के लिए बात होता है। देखो, the gravitational at a point in the gravitational field of the earth is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinite to that point। अब ये अर्थ के लिए बात हो रहा है। अभी तक तो हम लोग रैंडम बात करते हैं, किसी एक पॉइंट से, किसी इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पे किसी बॉडी को ले आ रहे हैं, तो जो पोटेंशियल है वो बात कर रहे थे हम लोग। पोटेंशियल को माइनस ऑफ वर्क डन मतलब कंजर्वेटिव फोर्स में रिलेट कर रहे थे, या फिर एक्सटर्नल फोर्स में बात करेंगे तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल आ रहा था। लेकिन अगर यही चीज़ अर्थ के लिए बात होने लगेगा तब क्या हो जाएगा, तो जो दूसरा मास है, जिस मास को हम लोग ले के आ रहे हैं, उसका मास हम लोग कंसिडर कर लेंगे यूनिट। छोटा सा मास है तो उसका हम लोग कंसिडर कर लेंगे यूनिट। और जो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग जानते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जाएगा किसी बॉडी को इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे ले आने में, वो होता है माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन में r। अगर यहाँ पे m2 का वैल्यू हम लोग 1 रख दें, यूनिट मास कंसिडर कर रहे हैं तो 1 रख देंगे, तो जो अपने पास पोटेंशियल आने लगेगा वो क्या आने लगेगा, u माइनस ऑफ जी m1 अपॉन में r, ये आने लगेगा। अब सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए बात कर लेंगे, तो सरफेस ऑफ द अर्थ में ये जो रेडियस है वो किस में हम लोग लिख देंगे,
कैपिटल आर में लिख देंगे क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए बात करें। तो अगर हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के लिए बात करना है तो बस इस आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे, एक बात। दूसरा बात, वो जो मास हम लोग ले रहे हैं सेकेंड मास है वो यूनिट मास है, यूनिट मास है तो उसको हटा के हम लोग ये कर दें। जैसे मान लो क्या हो गया कि यूनिट इसलिए कंसिडर करें क्योंकि अर्थ के मास के सामने उस बॉडी का मास बहुत कम होगा, ठीक है। अर्थ का मास अभी हम लोग देखे थे 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻24 kg था। अब इसके सामने अगर हम 100 kg का भी कुछ रख देंगे तो वो नेग्लेजिबल है भाई। 24 जीरो, 6 इंटू 24 जीरो, उसके सामने 2 जीरो का वैल्यू क्या है, समझ आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ पे M2 को 1 कंसिडर किया है क्योंकि M2 जो होगा दूसरा मास होगा अर्थ के कंपेरिजन में बहुत हल्का होगा। तो जब बहुत हल्का होगा या फिर नेग्लेजिबल होगा तो उसको हटा के हम लोग डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द अर्थ क्या बोल सकते हैं, माइनस ऑफ जी एम अपॉन में आर। और ये एम क्या होगा, गिवन मास, ठीक है, जो भी अपने पास है एम रेडियस ऑफ मास ऑफ अर्थ वो हो जाएगा। तो ये अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड आ गया ड्यू टू अर्थ आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के बेस पे जो भी आज हम लोग पढ़े हैं उसके बेस पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3, एग्जाम्पल का 7.3 और एक्सरसाइज का 17, 20, 21, 24, 25, 22 क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जरूर ट्राई करना है क्योंकि जितना हम लोग पढ़े उसी के बेस पे सारा ये सब क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आज हम लोग जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो पढ़े हैं वो क्लियर हुआ होगा, वो समझ आएगा और उसके बेस पे तुम लोग क्वेश्चन जरूर ट्राई करेगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, तब तक के लिए राम राम।